हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हम डी ब्लॉक का एंडिंग के पार्ट के अंदर थे और जिसके अंदर हमने उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो लास्ट देखी थी और आपको मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करने को कहा था। ठीक है भाई, कि इन एलिमेंट्स का मुझे बताइएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। आपको होमवर्क दिया था मैंने और मुझे बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि अच्छे आंसर्स या फिर यूँ कहें कि रिस्पॉन्सेज मिले नहीं हैं। चलिए फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बिकॉज जो पढ़ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली जो है कंटिन्यूएशन में चाहिए। मैं आपको सीधा जो है डायरेक्ट ये बताऊँगी कि कौन से एलिमेंट के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था टाइटेनियम का, ठीक है, कि टाइटेनियम का मैंने टाइटेनियम +2 का आपको दिया था। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको सबसे पहले निकालने थे। ठीक है, टाइटेनियम +2 की बात की थी। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n और मैग्नेटिक मूवमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका आएगा 2.87 के करीब। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट जो है 2.87 या फिर यूँ कह सकते हैं कि 2.846 भी आएगा इसका। ठीक है, 2.46 ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 2.46 जो है वो इसका आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए भाई, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको दिया था वो था वेनेडियम +2 का। ठीक है, वेनेडियम +2 के अंदर जो है आपके वेनेडियम +2 इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 3 है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया था वो था 3.87 के अराउंड। ठीक है भाई, उसके बाद में हमने बात की थी कोबाल्ट, आपको दिया था कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल वही थे। कोबाल्ट +2 में भी 3 थे, इसलिए 3.87। फिर उसके बाद में हमने आपको दिया था कॉपर +2, निकल +2 एंड कॉपर +2। निकल +2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो आएंगे 2 और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 2.46। और जो लास्ट में दिया था कॉपर +2, कॉपर +2 जो है उसके अंदर आपको कॉपर +2 ही था ना, हाँ जी, कॉपर +2 जो है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1, जिससे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1.73। ठीक है भाई, ये हो गई कंप्लीट बात किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला था, कौन से एलिमेंट का क्या क्या आएगा, ये हमने बात कर ली है। चलिए अब बात करते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो गई थी। अब जो नेक्स्ट आपके मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या है, कुछ तो कलर्ड होते हैं और कुछ कलरलेस होते हैं। क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस जो बनते हैं इसके अंदर कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और कुछ कलरलेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। होता क्या है, ये है हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। एक मिनट, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए इनकी शेप सबको, आपको इनके ऑर्बिटल्स के नेम क्या होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। ठीक है, ये होते हैं इनके ऑर्बिटल्स। अब देखिए होता क्या है, जब भी इन ऑर्बिटल्स यानी यूँ कहें कि जब भी डी ऑर्बिटल्स के साथ में लीगेंड जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर लीगेंड जैसे ही आते हैं, लीगेंड इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, लीगेंड इन्हें स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि लीगेंड और इनके बीच में रिपल्शन होने लग जाता है। लीगेंड और ये कोई भी मेटल है, मेटल की डी ऑर्बिटल्स हैं। देखिए इसके बारे में ना आपको कंप्लीट जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बेसिक आपका यहाँ पे मैं अच्छे से डेवलप कर दूँगी। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये है आपके पास में कोई भी मेटल की डी ऑर्बिटल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं FeCN6। ठीक है, FeCN6 है, इसके अंदर Fe की डी ऑर्बिटल्स मान लेते हैं ये, और ये CN6 जो है, ये 6 के 6 CN जो है इस Fe की डी ऑर्बिटल्स के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेंगे तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन्स और CN में नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है अपने इस तरीके से।
ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से देता है। तो होता क्या है कि जब भी अपने इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके पास में पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में भाई होने लग जाता है क्या, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये हो जाती हैं स्प्लिट। ठीक है, होता क्या है, कुछ डी ऑर्बिटल्स तो चली जाती हैं ऊपर, कुछ चली जाती है नीचे, डिपेंड करता है कि रिपल्शन किस में कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और वो जो रिपल्शन है वो डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर। ये सारी बात आएगी आगे। ठीक है, कभी तो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर मिलेंगी तुम्हें, कभी 3 मिलेगी नीचे, और कभी 3 मिलेंगी ऊपर और 2 मिलेंगी नीचे। इस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 और ये 4। अब क्या है, यहाँ पे हम इस ऑर्बिटल को देते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इस ऑर्बिटल को देते हैं। ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब ये हायर ऑर्बिटल में जा रहा है तब ये अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन विबग्योर के रीजन से करेगा, VG/YOR, VIBGYOR, जो कि एक तरीके का विजिबल रीजन होता है। हमें पता है जो कि एक तरीके का क्या है, विजिबल रीजन है। अगर इस रीजन से करता है तो हमेशा वो कंपाउंड्स क्या होंगे, या फिर यूँ कहें हमेशा वो जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो कलर्ड होंगे। अगर वो इस रीजन से नहीं करता है तो वो हमेशा कलरलेस होंगे। अब देखिए जैसे होता क्या है, इसने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, इसने एनर्जी ले ली मान लो ग्रीन रीजन से। ठीक है, ग्रीन वाले रीजन की जितनी एनर्जी का वो था, रेंज था, उससे इसने एनर्जी का ऑप्शन कर लिया और क्या चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। जब ये हायर एनर्जी लेवल से वापस अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। किसके फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। जब ये एनर्जी को इमिट कर रहा है किस फॉर्म के अंदर, लाइट की फॉर्म के अंदर, तब उस टाइम जो भी कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा हम उसे देख के कहेंगे ये हमारा जो कंपाउंड है या ये वाला जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये क्या है भाई, कलर्ड है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लाइट का हम देखेंगे, जब भी इस लाइट को हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में लाइट पहुंची है ग्रीन तो हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें विजिबल होता है। जैसे कि मान लो ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है वॉयलेट। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, हमें वॉयलेट कलर विजिबल होगा। ठीक है, यानी जो भी कलर से रीजन, जो भी रीजन से कलर का एब्जॉर्प्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट कलर। ठीक है, उसका हमेशा अपोजिट कलर। अब उसकी एक टेबल होती है, वहां तक आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उतना आपके यूज़ की नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करके वापस जब अपने ओरिजिनल रीजन पे आएगा, जब वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। किस फॉर्म के अंदर, लाइट की फॉर्म के अंदर। और वो जो लाइट हमारी आंखों तक विजिबल होगी तो हमेशा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर विजिबल होगा। ठीक है भाई, ये होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस का कंसेप्ट। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अब बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। ठीक है, उनके अंदर रीज़न जो होता है कलरलेस होने का, वो पहला तो होता है D0, दूसरा होता है D5 और तीसरा होता है D10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल्स का, ये कॉन्फ़िगरेशन जिन भी एलिमेंट्स के अंदर होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे कलरलेस। क्यों होंगे अब कलरलेस, इसका रीज़न समझिए। सबसे पहले D0 की बात करते हैं। D0 का मतलब क्या है भाई, जो ये हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये हमारी डी ऑर्बिटल्स के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप सोच के देखो, डी ऑर्बिटल्स के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब यहाँ पे जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आ गए 3, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो कोई भी तरीके की लाइट इमिट नहीं करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली कलरलेस होंगे। अब बात करते हैं D5 की। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो सारे के सारे ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। हमें पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब अगर हम इसको एनर्जी दे भी देते हैं तो ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये हाफ फिल्ड पोजीशन के अंदर है और हाफ फील्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, इसलिए ये ऊपर नहीं जाएगा
जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो कोई भी लाइट इमिट नहीं होगी, लाइट इमिट नहीं होगी तो कलरलेस कंपाउंड बनेगा वो। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट D10 की। अब D10 तो आप समझ ही गए होंगे, D10 का मतलब क्या है, d ऑर्बिटल सारी की सारी क्या है, फुलफिल्ड है, ये सारी की सारी इस तरीके से फुलफिल्ड है। अब ये सब फुलफिल्ड है, ना ऊपर जगह है इलेक्ट्रॉन की, ना नीचे जगह है, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस नहीं आएगा तो कोई लाइट इमिट नहीं होगी, लाइट इमिट नहीं होगी तो ये क्या कहलाएगा, कलरलेस कंपाउंड कहलाएगा। यानी जो भी कंपाउंड्स जो भी एलिमेंट्स जिनकी d ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन या तो D0 हो या D5 हो या D10 हो, वो सारे के सारे क्या होंगे भाई, कलरलेस होंगे। अब चलिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बता देते हैं कुछ एक दो, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि कौन सा कलरलेस होगा और कौन सा कलर्ड होगा। चलिए स्कैंडियम +3 की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं स्कैंडियम +3 की। अब देखो स्कैंडियम +3 जो है, स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है, यानी 4s2 3d1 हो गया। ठीक है, 4s2 3d1, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यानी 4s में भी 0 और 3d में भी 0, दोनों के अंदर 0 है, 3d में 0 हो जाएंगे, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पे वापस बना के, ठीक है, 3d ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पे 0 हो गया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो स्कैंडियम +3 जो आयन है वो क्या है भाई, कलरलेस है। वो क्या है, कलरलेस है। और कलरलेस क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट Zn+2 की, ठीक है, Zn+2 की। Zn+2 जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यानी 4s2 3d10 होता है। ठीक है, इसमें +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो इसके अंदर कितने बचे, 3d10, 10 है, मतलब सारी की सारी d ऑर्बिटल्स क्या है, फिल्ड है, मतलब कि ना तो ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ना नीचे आएंगे। तो जिंक +2 जो है, Zn+2 जो है वो क्या है, एक तरीके का कलरलेस आयन है। समझ आ गई ये चीज़, बहुत इजी है भाई, कुछ भी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रही हो। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा हमने कंसेप्ट देखा है कि d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, विप गॉर से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे, इस पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन, ये क्या है भाई, dd ट्रांजिशन। क्यों कहा गया इसे dd ट्रांजिशन, क्योंकि d ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक d से दूसरी d ऑर्बिटल में जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पोजीशन, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन। इसलिए ये जो कलर का कंसेप्ट होता है इसे कहा जाता है dd ट्रांजिशन। समझ आ गया। ये मेरे ख्याल से आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये नाम ध्यान रखें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर इसे एग्जाम में भी लिखें तो ये गलत नहीं है। ये जो पूरा कंसेप्ट हमने अभी यहाँ पे देखा है यही कहलाता है dd ट्रांजिशन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आपको और मैं बता देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि जो है जो कलर्ड आयंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। चलिए आ जाइए वेनेडियम +3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेनेडियम +3 वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23, तो हो गया 4s2 और 3d3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें इसे, एक मिनट, वेनेडियम +4 है कि वेनेडियम +3 है, सॉरी वेनेडियम +4, वेनेडियम +4 लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। वेनेडियम +4, तो वेनेडियम +4 में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इसमें से निकल गए, 2 इसमें से निकल गए, तो बचे क्या, 4d के अंदर, तो 4s के अंदर तो हो गए 0 और 3d 2 निकल गए तो बच गया 1, ठीक है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है d ऑर्बिटल के अंदर, जहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 0 वाली कंडीशन तो नहीं है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ बना देती हूँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाय चांस इसमें चला जाता है, ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके ऊपर चला गया, फिर ये वापस नीचे आता है अपने ओरिजिनल लेवल पे, तो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करेगा। जैसे कुछ अमाउंट में एनर्जी इमिट करेगा ये कलर शो करेगा, इसलिए वेनेडियम +4 जो है ये आयन हमारा कलर्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कलर्ड होता है, और इसका जो कलर है वेनेडियम +4 का जो कलर है वो होता है भाई ब्लू। क्या कलर होता है इसका, इसका कलर होता है ब्लू,
ध्यान रहेगी ये चीज़। चलिए भाई, ये है बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर यूँ कहें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उसके अंदर हमने देखा है जो मेटल आयन होते हैं उसमें मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स या फिर यूँ कहें कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। उनका यूज़ क्यों किया जाता है? उसके रीज़न हैं, और इसीलिए उसी रीज़न की वजह से ही इसका कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या किया जाता है भाई? यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आयन या फिर यूँ कहें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भाई। अब देखिए, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयंस बनते हैं तो उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है भाई, जो भी मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स या फिर यूँ कहें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इनका यूज़ क्यों किया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का? क्योंकि भाई इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या ज़रूरत पड़ गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? देखो होता क्या है, जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया FeCN6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तभी बनता है जब मेटल के ऊपर तो क्या हो, बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और लीगेंड जो हो उसके पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इजीली इसे डोनेट करेगा। ठीक है, इस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही इजीली इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो Fe है +2, एक है Fe+3, एक लिगेंड जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक लिगेंड इसे 3 इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसने लिए? इसने लिए। इसलिए होता क्या है, Fe+3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है भाई, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। यानी कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती है, हायर होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम देख चुके हैं वो होती है +2 से लेके +7 तक। तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आपके यही आता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसका रीज़न क्या है कि इनको यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी भाई? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल लेगा। मेटल जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ज़्यादा इनके बीच में इफेक्टिव बॉन्डिंग बनेगी। अब इसके अंदर मान लो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, तो इसमें लिगेंड मान लो 4 लिगेंड इसके साथ में जुड़ गए हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके साथ में 6 जो है लिगेंड है वो जुड़ गए हैं। तो यानी कि 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड दोनों में से स्टेबल कौन सा हुआ? 6 बॉन्ड वाला, क्योंकि उसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ की। अब देखो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं या यूं कहें कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक रिएक्शन के अंदर उसके जो एक्टिवेशन एनर्जी, या तो यूं कहें कि एक रिएक्शन की रेट को या तो क्या कर सकते हैं भाई? बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी रेट को घटा सकते हैं। हाँ देखिए भाई, कैटलिस्ट क्या होता है?
कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एक रिएक्शन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीडली प्रोसीड हो जाएगी। अगर रिएक्शन के रेट को घटा देंगे, रिएक्शन के रेट को घटा देने से रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्लोली प्रोसीड होने लगेगी। कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये जो है इनका जो फंक्शन होता है कैटलिस्ट का, वो जो कहते हैं कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का और घटाने का, वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बताते हैं आपको क्या होता है। अब ये कोई एक रिएक्शन हो रही होगी जिसके अंदर A B + C है, ठीक है, उससे बन रहा है जो प्रोडक्ट जो है वो बनता है AC + B, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ता है। ये जो टोटल एनर्जी होती है जिसको कवर करना होता है रिएक्टेंट को, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी टोटल एनर्जी को कवर करना पड़ता है और इसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसी को ओवरकम करने के बाद में ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट जब भी इस रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट जब भी ऐड कर दिया जाएगा तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है या इसकी जो ये पूरी पीक है इसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है, इसको अपने ही जितना टोटल अमाउंट होता है उससे कम कर देता है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट, ठीक है भाई, ये क्या है, विद कैटलिस्ट। तो जब एक तो पहाड़, ये देखिए एक तो पीक पूरे इतनी बड़ी है, इसको कवर करने में टाइम लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, जैसे कैटलिस्ट डाल दिया एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम होने की वजह से जो है इसको इजीली ये कवर कर जाएगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, यानी रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। ये काम होता है कैटलिस्ट का। अब इसके अंदर भी मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों यूज़ किया जाता है इनको, वही रीज़न है, सेम रीज़न, बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। कैटलिस्ट एक तरीके से क्या करता है, ये कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है, तो क्या करेगा कैटलिस्ट, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे और ये B जो है ये इसका रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये हमारे पास में है कैटलिस्ट, ये एक तरीके का सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि ये दोनों आए रिएक्शन करें। यहाँ पे मैं A + B लिख देती हूँ, ठीक है, A + B और एक मिनट B + C, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा AC + B, ठीक है। तो ये क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक तरीके से सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि ये रिएक्टेंट जो है ये यहाँ आए, आके रिएक्शन करे और रिएक्शन करके क्या है भाई, प्रोडक्ट बनाए। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारे कैटलिस्ट के ऊपर उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड बनेगा और उतनी ही ज़्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है। ये है फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट या फिर यूँ कहें कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको। ये मान लेते हैं एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये हमारे पास में मान लेते हैं एक क्रिस्टल लैटिस है, ये है एक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इसके अंदर इसके कंप्लीट जितने भी आयन्स हैं वो प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है, कई बार कुछ स्पेसेस के अंदर छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, इनके बीच में जगह लेनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जगह लेनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, उन्हें ही कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि होता क्या है, बड़े बड़े क्रिस्टल
क्रिस्टल लैटिस के अंदर स्पेसिस के बीच में जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं उनके स्पेसिस की जगह पे क्या हो जाते हैं, जाके फिट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, कई बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियली बनाए भी जाते हैं, खुद ना बनकर उनको बनाया भी जाता है कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस की वजह से। उसके अंदर भी क्या है, ये जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है किनका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो होता है वो काफ़ी क्या होता है भाई, बड़ा होता है, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ किया जाता है किसका, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का। समझ आ गई ये चीज़। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है इसका एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होते हैं भाई, आप सबने बायो के अंदर, जो भी बायो के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने बायो में पढ़ा होगा, क्या किया जाता है, कोई दो अलग अलग स्पीशीज़ जो होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काऊ है, ठीक है, गाय जो होती है, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है, एक स्पीशीज़ जो होती है उसकी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी वाली गाय जो है वो हर एक एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, रह सकती है। तो ऐसी दो जो गाय होती हैं उनका आर्टिफिशियल क्या किया जाता है, मीटिंग करवाई जाती है, और उससे क्या किया जाता है, एक नई वेराइटी या फिर यूँ कहें कि एक नए तरीके की जो काऊ होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से एलॉय क्या होते हैं, दो तरीके के एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, होता क्या है, कई बार एक अकेला एलिमेंट बहुत सी चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाता है, किसी दूसरे मेटल के साथ में, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है, यूँ कहे कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती है, उसे कहा जाता है एलॉय। ठीक है भाई, एलॉय जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स के बनते हैं, मोस्टली उसके अंदर यूज़ किया जाता है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का। क्यों? वो दोनों रीज़न से, पहला उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इनका क्या होता है, साइज़ में वेरिएबिलिटी होती है और प्रॉपर्टीज़ में भी वेरिएबिलिटी होती है, इसलिए जल्दी से क्या हो जाते हैं भाई, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर एक नया और अच्छा कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से मेटल, यूँ कह सकते हैं बहुत से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो अलॉय बनते हैं वो लगभग बनते हैं फेरस के, ठीक है, और जो बनते हैं वो क्रोमियम के, वेनेडियम के, मोलिब्डेनम के, टंगस्टन के, इन सब के जो अलॉयज़ बनते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो इसी के ही बनते हैं भाई। ठीक है, और इन सब को यूज़ किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के अंदर। ठीक है, घर में जो हम बर्तन वगैरह काम में लेते हैं, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो इन्हीं के बने हुए होते हैं। ठीक है, एक तरीके के अलॉयज़ ही होते हैं वो। ठीक है, अलॉयज़ में ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को मिक्स किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले ब्रास जो होता है उसको बनाने के लिए मिक्स किया जाता है किसको भाई, कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, उससे बनता है ब्रास। ब्रास क्या एक तरीके का एलॉय है। ठीक है, उसके बाद में एक और अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज जो है उसको बनाने के लिए कॉपर को मिक्स किया जाता है, ब्रॉन्ज है। ठीक है, ब्रॉन्ज है, इसको बनाने के लिए कॉपर के साथ में मिक्स किया जाता है भाई टिन को, कॉपर के साथ में मिक्स किया जाता है टिन को, इसलिए ये बन जाता है ब्रास कॉपर प्लस टिन। समझ आ गई ये चीज़, ये है बेसिक सी चीज़ आपकी। इसमें हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला हमने देखा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, दूसरा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तीसरा हमने देखा था क्या, एलॉयज़ की, तीसरा हमने देखा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड, चौथा हमने देखा है एलॉयज़ की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, अच्छे से समझिएगा। अब आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।